let's take a look at those not-for-profit organizations like trade unions or like charities जिनका primary objective profitability नहीं है. What are the objectives? Why do we form such kind of organizations? For example, एक trade union अगर operate कर रही है और वो let's say 5,000 employees को represent करती है, तो for sure the purpose is not to make profits. वहाँ पे profit तो purpose है ही नहीं. तो फिर objectives क्या होंगे? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखती है. नंबर वन, एक तो ये कि जो फंड रेजिंग एक्टिविटी है वो मेंबरशिप फी के थ्रू है, या वो चैरिटी है अगर तो वो कलेक्शन लोगों से चैरिटी आती है उसके थ्रू है, उसके थ्रू वो मैक्सिमम फंड्स जनरेट कर सके. ऑब्वियसली उसमें से जो उसके कलेक्शन के चार्जेस हैं वो माइनस करने के बावजूद दैट शुड बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो यूजुअली ऐसे इदारों का होता है, that is to become able to spend that money that they have managed to arrange in the most effective manner. What does this mean? This means that if the idea of running a particular trade union is to support the employees of an organization and to fight for them legally and giving them some kind of support, तो फिर उन funds को उसी purpose के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. These are the two primary objectives that not-for-profit organizations usually have. Now, अगर आप एक सरकारी इदारे की एग्जाम्पल ले लें, कोई something like पाकिस्तान रेलवे टाइप के किसी इदारे की, तो उनका कंसर्न क्या होंगे? उनको अगर हम लेट्स से अगर हम उनको वही मैनेजिंग फॉर वैल्यू के मॉडल के तहत उनको अगर हम चलाने की का सोचें, तो व्हाट वुड बी द क्वेश्चंस या व्हाट आर द थिंग्स दैट दे विल लुक इनटू? फर्स्ट ऑफ ऑल, they have to see what kind of public value they are creating. Are they really adding value to the lives of the people who are living around? What value? किस तरह की आसानी, किस तरह की फैसिलिटी, किस तरह की ईज वो लोगों को देने जा रहे हैं, पहली बात. सेकेंड थिंग इज कि उनको सपोर्ट कहां से मिलेगी एंड किस तरह से वो उस इनपुट को, वो जो फंड्स या वो जो पैसे सरकार से उनको मिलेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी शेयर होल्डर्स मनी, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ दैट? बिकॉज at the end of the day they are answerable for what they are doing. So if they are getting, let's say, 1 billion rupees from somewhere, from the government obviously, then against that what value they are going to add to the lives of the people who are actually paying for all this service. Third is कि किस तरह से उनको अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी in order to serve that number of customers. If let's say if there are 20 million people in Pakistan who wish to travel in railway around the year, तो फिर उन लोगों को सर्व करने के लिए what kind of a network of trains and what kind of a network of tracks will be required, कितने स्टेशंस चाहिए होंगे, कितना स्टाफ चाहिए होगा, कितना डीजल चाहिए होगा, एंड वो अगर ये ना हो तो फिर हमें जो हम वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे. सो देयरफॉर अगर आप मैनेजिंग फॉर वैल्यू प्रिंसिपल को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस पे लाएं, तो हमें यही तीन चीजों को के ऊपर नजर रखनी होगी. सो फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अब फंडिंग स्ट्रैटेजी हम कैसे उनकी डेवलप करेंगे? बिकॉज यू सी, in order to run an organization which is in the public sector, whether it's a government organization or not, usually profitability is not a primary objective. और उसके साथ साथ आपको फंडिंग इन एनी केस चाहिए होती है. फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए आपको? फंडिंग आपको चाहिए कोर कॉस्ट्स के लिए. कोर कॉस्ट्स आर दोज बेसिक कॉस्ट्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन विल इनकर इन एनी केस, जो उसको वो कॉस्ट हैं जो बियर करनी ही होंगी whether they are running any project or not. आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान रेलवे पे ही जाएं, तो वो कोई ट्रेन चलाएं या ना चलाएं, उन्हें अपनी एम्प्लॉइज की कॉस्ट तो देनी होगी, उन्हें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस तो करनी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को बियर करने ही होते हैं whether they like it or not, जिनको हम कहते हैं कोर कॉस्ट्स. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of not-for-profit organizations is to cover those core costs first, ताकि आप जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करें वो फिर जो एडिशनल कॉस्ट है उसको कवर कर सके, वेरिएबल कॉस्ट को, जो फिक्स कॉस्ट है वो आप फंडिंग से पूरी करने की कोशिश करते हैं. अब अगर कोर कॉस्ट की हम क्लासिफिकेशन की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि कोर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. देयर आर सर्टेन मैनेजमेंट कॉस्ट्स,
ऑब्वियसली जो आपका पूरा स्टाफ है, जो सारी CEOs हैं और मैनेजर्स हैं और अफसरान हैं, उनकी एक कॉस्ट है, उनके ऑफिसेस की कॉस्ट है, उनकी उनके चलने फिरने की, उनकी ट्रांसपोर्ट की, उनके ऑफिसेस की पूरी एक इट्स अ कॉस्ट, इट्स अ बिग कॉस्ट। सिमिलरली in certain organizations there is a research and development cost too. I understand पाकिस्तान रेलवे में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, बट देयर आर इंस्टीट्यूशंस जहां पे R&D की एक फिक्स कॉस्ट रहती है। सो वेदर दे आर ऑपरेटिंग, वेदर दे आर नॉट ऑपरेटिंग, रिसर्च पे दे विल बी स्पेंडिंग मनी, एंड जब वो रिसर्च पे पैसे जो वो खर्च करेंगे, वो पैसे अल्टीमेटली वापस भी आएंगे। बट इस वक्त तो चाहिए ना, कैसे वापस आएंगे वो पैसे? क्योंकि जो रिसर्च पे खर्च करेंगे दैट विल अल्टीमेटली एड वैल्यू in their customer offering, that will add value in the lives of the people who are actually living in the society. So अब हमारे पास दो तरह की कोर कॉस्ट हो गई। पहली जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है, जो उनके सारे स्टाफ की, जो उनकी जो अफसरान की कॉस्ट है। दूसरी हो गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज द सपोर्ट कॉस्ट। अब जो आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको टेलीकॉम भी चाहिए होगा, वहां पे आपको हो सकता है IT का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, वहां पे आपको बिजली भी चाहिए होगी, वहां पे आप कुछ ना कुछ हो सकता है कोई ट्रैवल की और मार्केटिंग की भी कोई ना कोई कॉस्ट आप बेयर करें। तो जब तक ये सारी सपोर्ट सर्विसेज नहीं होंगी, वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द काइंड ऑफ वैल्यू दैट वी वर ट्राइंग टू ऑफर टू द कस्टमर्स। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाती हैं, उनका प्राइमरी टारगेट ये रहता है कि वो कोर कॉस्ट को सबसे पहले स्टेज में कवर कर लें, और हमने उनकी तीनों की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली है। नाउ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम उनकी कोर फंडिंग स्ट्रैटेजी पे बात करें, तो इट कैन नॉट बी अ फिक्स्ड स्ट्रैटेजी, इट विल वेरी फ्रॉम स्टेज टू स्टेज थ्रू विच द बिजनेस विल मूव ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्फेंसी स्टेज में होगा कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, तो उस टाइम पे usually such businesses rely very heavily on one funding source. Usually नया सिस्टम होता है, ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो उसको या तो सरकार की सपोर्ट होगी, या अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, कोई ऐसा कोई चैरिटी टाइप का बिजनेस है, तो वहां पे फिर एक मेजर फंडिंग सोर्स होगी, जिससे ये मुमकिन हो सकता है कि वो जो फंडिंग सोर्स है वो फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी दे रही हो, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, या लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, वंस दिस बिजनेस बिकम्स अ ग्रोइंग बिजनेस, यानी जब ग्रोथ स्टेज में आ जाते हैं ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पे फिर दे यूजुअली बिकम रिच। व्हाई? बिकॉज दे गेट मोर देन वन सोर्सेज ऑफ फंड्स, और उनको मल्टीपल सोर्सेज से फंड्स की सप्लाई आनी शुरू हो सकती है। जो पिटफॉल इस सिचुएशन में हो सकता है, वी कॉल दैट मिशन क्रीप। मिशन क्रीप ये हो सकता है कि ऑब्वियसली जितने लोग भी आपके पास आपको फंडिंग दे रहे होंगे फॉर अ चैरिटी बिजनेस, दे विल एक्सपेक्ट यू टू कंसंट्रेट और टू हेल्प देम इन अ सर्टेन डायरेक्शन और इन अ सर्टेन एरिया। ठीक है जी, उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर मिशन से थोड़ा सा डिविएट कर जाए। वंस द ग्रोथ स्टेज इज ओवर और आप फिर चले जाते हैं मैच्योरिटी एंड मेंटेनेंस में, तो फिर हमें कोशिश ये करनी होती है कि आप अपने जो फंड्स हैं, दे शुड कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, नॉट फ्रॉम अ वन सिंगल सोर्स, एंड उसका आप एक सही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप नंबर वन मिशन क्रीप से बच सके, जो हमने पीछे प्रॉब्लम डिस्कस की, एंड यू मस्ट नॉट बी सोनली रिलाइंग ऑन वन सोर्स। सेकेंड पार्ट इज दैट उस टाइम तक, मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, the not-for-profit organization should be in a position to generate sufficient revenues on itself as well, ताकि उसका रिलायंस जो है वो डोनर्स पे और सरकार के ऊपर जो है वो रिलेटिवली कम हो जाए।